Assalamu alaikum. Dear students, in today's lecture, we shall study about delocalization of pi electronic cloud. To understand this concept, we shall take an example of 1,3-butadiene and we shall compare this molecule's structure, its stability and its reactivity with 2-butene. So all of you are familiar that carbon-carbon single bond length is around 1.54 angstrom and double bond length is around 1.34 angstrom. But when we studied this molecule's bond length by using XRD analysis, so the experimental analysis of this molecule depicted that the bond length of this molecule is average of these two bond lengths. यानी जब इस मॉलिक्यूल का XRD एनालिसिस से बॉन्ड एंगल एनालिसिस किया गया तो इसकी जो सिंगल और डबल बॉन्ड लेंथ थी वो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड प्योर की बॉन्ड लेंथ का एवरेज थी। तो इससे ये बात पता चलती है कि 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो डबल बॉन्ड हैं उनके अंदर सिंगल बॉन्ड करैक्टर की इन्वॉल्वमेंट है और जो सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर डबल बॉन्ड की इन्वॉल्वमेंट है। तो ऐसा क्यों है? तो इसकी जो रीज़न है वो है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल के सिग्मा फ्रेमवर्क को देखें, सिग्मा फ्रेमवर्क मींस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बनने से पहले अब हम इनको नंबरिंग असाइन कर देते हैं, इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड हर कार्बन के पास एक एक पी ऑर्बिटल मौजूद है। और हर एक पी ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। अब हमें इस कंडीशन का पता है कि जब भी पी ऑर्बिटल आपस में पैरेलल होते हैं वो एक दूसरे के साथ लीनियर ओवरलैप करते हैं, हेड हेड के साथ ओवरलैप करता है और टेल के साथ, और वो 90 के एंगल पे टर्न होके तो सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को टॉप से और बॉटम से कवर कर लेते हैं। अब जो कार्बन नंबर 1 और 2, 3 और 4 ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें हम देख रहे हैं कि कार्बन नंबर 1 और 2 के पी ऑर्बिटल ने आपस में ओवरलैप किया और फिर से 3 और 4 के ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप किया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी है यहाँ से। वो पॉसिबिलिटी क्या है कि कार्बन नंबर 3 और 2 के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करें। जब कार्बन नंबर 3 और 4 के पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो इस ओवरलैपिंग के रिजल्ट में कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान बन जाएगा डबल बॉन्ड और एक एक्सट्रीम के ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे टर्मिनल के ऊपर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन का पेयर। तो इट मींस कि 1,3-ब्यूटाडाइन के मॉलिक्यूल के अंदर ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि कभी पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 1, 2 और 3, 4 के दरमियान हो और कहीं कुछ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बॉन्ड 2 और 3 के दरमियान। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब पी ऑर्बिटल्स जो हैं कनेक्टेड एटम्स के पास हों और वो एक दूसरे के पैरेलल। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है इसकी बेसिक कंडीशन क्या है? कब डीलोकलाइजेशन होगी? जब कनेक्टेड एटम्स के पास पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होंगे। तो पी ऑर्बिटल्स के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, 1, 2 और 3, 4। दूसरी पॉसिबिलिटी है 2 और 3 के दरमियान। तो आप बता सकते हैं कि इनमें से इसको हम असाइन कर देते हैं नंबर स्ट्रक्चर 1 और इसको हम लेबल कर देते हैं एज स्ट्रक्चर 2। दोनों में से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? स्ट्रक्चर
1 क्योंकि वो न्यूट्रल स्पीशी है, और स्ट्रक्चर 2 जो है वो चार्ज स्पीशी है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी और नेगेटिव चार्ज भी है। तो हम यूं कह सकते हैं कि 1,3 ब्यूटाडाइन जो है ये 2 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। एक्चुअल में इस मॉलिक्यूल का जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो इस मॉलिक्यूल को उसने हाफ टॉप से कवर किया हुआ और हाफ इसको बॉटम से कवर किया हुआ है। तो यूं इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को टॉप से भी कवर कर रहा है और उसके बॉटम से भी कवर कर रहा है। तो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्पर्स है, वो स्प्रेड है, कहीं दो एटम्स के दरमियान वो लोकलाइज नहीं है, वो कन्फाइंड नहीं। अब दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो 2 ब्यूटीन है। तो 2 ब्यूटीन के अगर हम सिग्मा फ्रेमवर्क की बात करें तो 2 ब्यूटीन के सिग्मा फ्रेमवर्क में जो कार्बन नंबर 2 और 3 हैं इनके पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं एंड ईच ऑफ देम इज कैरिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी है कि ये p ऑर्बिटल कार्बन 1 या ये ऑर्बिटल कार्बन 4 के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सके? नहीं कर सकता, क्योंकि कार्बन नंबर 1 और 4 के पास p ऑर्बिटल नहीं है। तो इसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करें और इसकी एक ही स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, जो कि हमने पहले से मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे मैं ये पूछूं कि स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर, इसको हम लेबल कर देते हैं एज स्ट्रक्चर 3, 1 और 2 का कंपैरिजन अगर किया जाए तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी है? स्ट्रक्चर नंबर 1। उसकी रीजन क्या है? पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्पर्स है। लास्ट लेक्चर में हमने इंडक्टिव इफेक्ट में भी यही पढ़ा था कि जब किसी मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड या उसके ऊपर जो चार्ज है वो अगर डिस्पर्स हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तकसीम हो जाए, तो वो अवेलेबल नहीं है। इसकी पाई इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो है बज़ाहिर तो हमें नजर आ रहे हैं कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं। ठीक है, जैसे अगर आप किसी टीचर से उसके ऑफिस में मिलने जाते हैं तो वो किसी और काम में इंगेज हैं, बिजी हैं। अब वो अपने ऑफिस में मौजूद तो हैं, लेकिन आप जिस काम के लिए गए हैं अगर उसके लिए वो आपको टाइम नहीं देते तो वो उसके लिए अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंट तो वो हैं लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। इसी तरह 1,3 ब्यूटाडाइन के पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट तो हैं बट दे आर नॉट इजीली अवेलेबल। वो इजीली अवेलेबल क्यों नहीं है? कि वो कार्बन नंबर 1 से 4 तक वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है। एज कंपेयर टू 2 ब्यूटीन में अगर देखा जाए तो इसका पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है? वो कन्फाइंड है, वो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान अवेलेबल है। तो इसकी स्टेबिलिटी या रिएक्टिविटी को अगर हम देखें, इस मॉलिक्यूल को अगर ट्रीट किया जाए किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ और यहाँ पे इस भी मॉलिक्यूल को ट्रीट किया जाए इलेक्ट्रोफाइल के साथ, तो आप बता सकते हैं किसका रिएक्शन जो है वो स्लो होगा, किसका रिएक्शन जो होगा वो फास्ट होगा? 1 का स्लो होगा और इसका फास्ट होगा। इन दोनों के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। किसी थर्ड मॉलिक्यूल के साथ अगर कंपैरिजन होगा तो उसका केस डिफरेंट होगा। इसका स्लो क्यों होगा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, और ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके मुकाबले में लेस स्टेबल है। फॉलो करें बात को? समझ आ रही है? तो डीलोकलाइजेशन जो है ये मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूटिलाइज होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने उसको सॉल्व करना है।
अच्छा जी, क्या नाम होंगे इन मॉलिक्यूल्स के? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 5। इस मॉलिक्यूल को हम लेबल कर लेते हैं एज स्ट्रक्चर 4, इसको लेबल कर लेते हैं एज स्ट्रक्चर 5। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल का नेम क्या होगा? 1,4 पेंटाडाइईन। और सेकंड मॉलिक्यूल का क्या नाम होगा? 1,3 तो इन दोनों में से स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी? दोनों का आप सिग्मा फ्रेमवर्क ड्रा करें। सिग्मा फ्रेमवर्क अगर ड्रा करते हैं हम इन स्ट्रक्चर्स का, तो चलें इसी के ऊपर ही हम प्लॉट कर लेते हैं पी ऑर्बिटल। क्या स्ट्रक्चर नंबर 4 के अंदर जो भी कार्बन एटम के अंदर, कार्बन की चेन के अंदर एटम है, सबके पास पी ऑर्बिटल है? नहीं। यहां पर जो कार्बन नंबर 3 है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। जबकि स्ट्रक्चर नंबर 5 के अंदर 1 से 4 तक चारों कार्बन के पास पी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं और सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो स्ट्रक्चर नंबर जो 5 है, इसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रक्चर नंबर 5 के दो पॉसिबल, एक तो ये स्ट्रक्चर जो हमने ड्रा की हुई है, और दूसरी स्ट्रक्चर कौन सी पॉसिबल हो सकती है जिसमें 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, इस टर्मिनल के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाए, इस टर्मिनल के ऊपर चार्ज नेगेटिव आ जाए। तो 1,3 पेंटाडाइन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 1,4 पेंटाडाइन बिकॉज 1,3 पेंटाडाइन हैज पैरेलल p orbital and it has two canonical paths. तो ये इसका मॉलिक्यूलर मॉडल है जिसमें हम देख सकते हैं कि हर एक कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और उसकी ज्योमेट्री जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर है। अगर आप सिर्फ इतने पोर्शन को देखें, इसको अगर मैं डिटैच कर लूं तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। दो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं और एक नेक्स्ट कार्बन के साथ। तो कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर 2 के पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है और कार्बन नंबर 2 का पी ऑर्बिटल कार्बन नंबर 3 के साथ। इसी तरह 3 जो है वो 4 के पी ऑर्बिटल से पैरेलल है और 2 के साथ। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि 1 2 ओवरलैप करें और 3 4, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है जिसमें 2 और 3। Now we are going to discuss structure of benzene based upon delocalization of pi electronic cloud। तो बेंजीन जो है ये माइकल फैराडे ने डिस्कवर की और इसका जो नेचुरल सोर्स है वो कोल तार है, या फिर अगर इन लेबोरेटरी में प्रोड्यूस करनी हो तो इसको वुड की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है। अब बेंजीन जब डिस्कवर हुई और इसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आया C6H6। तो ये इस चीज़ का एविडेंस था कि बेंजीन जो है वो एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है, इसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद। लेकिन जब बेंजीन का अनसैचुरेशन टेस्ट परफॉर्म किया गया तो ये टेस्ट नेगेटिव आया। अनसैचुरेशन के लिए बोरोमीन वाटर टेस्ट किया जाता है या एल्कोहलिक KMnO4 टेस्ट किया जाता है जिसको बायर्स टेस्ट कहते हैं। तो KMnO4 पर्पल कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो ब्राउनिश कलर होता है दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मैंगानीज डाइऑक्साइड, और एल्कीन जो है वो विसिनल डाई अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है।
फर्दर बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ये दो रिएक्शन जो हैं ये इस चीज़ का क्लू दे रहे थे कि बेंजीन का मालिक्यूल एक सैचुरेटेड मालिक्यूल है, लेकिन फर्दर जब इसकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की गई तो बेंजीन ने ये रिएक्शन सक्सेसफुल दिया। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी एम्बिगुइटी थी। कुछ टेस्ट ये बता रहे थे कि बेंजीन का मालिक्यूल जो है वो सैचुरेटेड है, कुछ टेस्ट ये बता रहे थे ये अनसैचुरेटेड है। अब इस चीज़ को जो सॉल्व किया वो केकुले ने किया। केकुले एक्चुअली बेंजीन के ऊपर काम कर रहा था। तो हमारी अमूमी प्रैक्टिस यही होती है कि जो कुछ हम दिन को सोचते हैं वही रात को हमारे ड्रीम्स में, ख्वाब में वही चीज़ें आती हैं। तो इसने अपने ख्वाब में देखा कि एक स्नेक ने अपने आप को एक ट्री के अराउंड रैप किया हुआ है और उसकी जो टेल है वो उसकी टीथ के अंदर है। तो वहाँ से उसने जो है ये एक प्रपोज किया, एज्यूम किया कि हो ना हो बेंजीन की स्ट्रक्चर जो है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, क्योंकि बेंजीन इज द फर्स्ट एवर मॉलिक्यूल विच वाज डायग्नोज्ड एज अ साइक्लिक मॉलिक्यूल। बेंजीन से पहले साइक्लिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे। तो केकुले ने बेंजीन की जो स्ट्रक्चर प्रपोज की, उस स्ट्रक्चर के अंदर उसने कहा कि बेंजीन के पास दो पॉसिबिलिटीज हैं कि बेंजीन के अंदर अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। अब अगर ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की, तो बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो किस तरह से होनी चाहिए? जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है दैट शुड बी 1.54 एंगस्ट्रॉम और डबल बॉन्ड लेंथ शुड बी 1.34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन जब बेंजीन का एक्सआरडी एनालिसिस किया गया, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक से बेंजीन की बॉन्ड लेंथ मेजर की गई, तो वो ना 1.54 थी ना 1.34 थी, बल्कि वो 1.38 एंगस्ट्रॉम थी। अब ये भी इस बात की दलील है कि बेंजीन के जो सिंगल बॉन्ड हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड करैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है और जो डबल बॉन्ड है उनके अंदर सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है। अब इस चीज़ को हम रिजॉल्व करने के लिए फिर से बेंजीन के सिग्मा फ्रेमवर्क पे चले जाएंगे। सिग्मा फ्रेमवर्क मीन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो बेंजीन जो है इसके अगर हम सिग्मा फ्रेमवर्क को देखें तो इस कार्बन, वैसे तो बेंजीन के अंदर सारी की सारी कार्बन जो है वो इक्विवेलेंट हैं, किसी एक कार्बन को हम नंबर 1 असाइन कर सकते हैं। तो हम आर्बिट्रेरी तौर पे इस कार्बन को कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 नंबर असाइन करते हैं। अब कार्बन नंबर 1 के पास पी ऑर्बिटल मौजूद है, कार्बन नंबर 2 के पास भी, 3 के पास भी, 4, 5 एंड 6 सबके पास पी ऑर्बिटल मौजूद हैं और हर एक पी ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। तो कार्बन 1 और 2 के ऑर्बिटल ओवरलैप कर सकते हैं, एग्जैक्टली कार्बन नंबर 2 और 3 के ऑर्बिटल भी ओवरलैप कर सकते हैं। तो अगर हम ये एज्यूम करें कि कार्बन नंबर 1 और 2 के पी ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया है, तो बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? 1 और 2 के दरमियान नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान, और नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा 5 और 6 के दरमियान। ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? 2 और 3 के दरमियान। 2 और 3 के दरमियान अगर बनेगा तो फिर इस तरफ से 1 और 6 और यहाँ पे 4 और 5 के दरमियान। तो जो ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये किसने प्रपोज की थी? केकुले ने। तो इन दो स्ट्रक्चर्स को कहते हैं केकुले स्ट्रक्चर। अगर हम इसके मॉडल की बात करें, मॉडल को देखें तो इसका मॉडल कुछ यूं है। ठीक है, इसको सिर्फ समझने के लिए मैंने इसको ब्लू कलर दिया है, अदरवाइज ऑल कार्बन्स आर
जस्ट लाइक ईच अदर, किसी कार्बन के अंदर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो कार्बन नंबर 1 को मैंने ब्लू कलर दे दिया ताकि हमें नोटेशन में बातचीत करने में समझने समझाने में आसानी हो। तो बेंजीन का मॉलिक्यूल एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं है। कार्बन नंबर 1 का पी ऑर्बिटल एट ए टाइम कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 6 के पी ऑर्बिटल के साथ पैरेलल है। तो इट मीन्स के बेंजीन के सारे पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। अब यहाँ से एक और चीज भी सामने आ रही है कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 1 ये पी ऑर्बिटल भी तो आपस में पैरेलल हैं। इसी तरह कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 6। लेकिन इनके अंदर एक चीज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, ये जो एक दूसरे से डायगोनल पी ऑर्बिटल्स हैं इनके दरमियान डिस्टेंस ज्यादा है। तो ये वाले पी ऑर्बिटल्स की आपस में ओवरलैपिंग और बॉन्डिंग की जो डिस्कवरी थी, दैट क्रेडिट गोज टू डिवार। डिवार ने ये स्ट्रक्चर प्रपोज किए। तो अगर हम डिवार के स्ट्रक्चर्स को ड्रा करें तो वो 3 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। एक तो जिसमें कार्बन नंबर 1 और 4 के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, तो जो बॉन्ड होगा वो 1 और 4 के दरमियान बनेगा। दूसरा बॉन्ड 2 और 3 के, और 4, 5 एंड 6 के। इसी तरह अगर 2 और 5 जो हैं ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो फिर 3 और 4, 1 और 6। अच्छा, और अगर 3 और 6 ओवरलैप करते हैं तो फिर थर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसमें ये वाली बॉन्डिंग होगी। These 3 structures are called as Dewar structures, and these 2 structures are called as Kekulé structures. तो एक्चुअली बेंजीन की स्ट्रक्चर है क्या? बेंजीन की स्ट्रक्चर इन 5 स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड है। कभी बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इन पोजीशंस पे होंगे, नेक्स्ट मोमेंट पे इन पोजीशंस पे होंगे, उससे नेक्स्ट मोमेंट पे इस मोमेंट पे। तो एक्चुअली बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स है वो इन 5 स्ट्रक्चर का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो कहीं भी 2 कार्बन के दरमियान लोकलाइज नहीं है। हाफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस रिंग के अबव है, हाफ पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इस रिंग के बिलो है। तो आमतौर पे हम इसको जब नोटबुक पे या बोर्ड पे हम लिखते हैं तो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को हम एक सर्कल की फॉर्म में, एक रिंग की फॉर्म में बेंजीन के अंदर ड्रा कर देते हैं, जो इस बात की डिपिक्शन होती है कि बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो लोकलाइज नहीं है, बल्कि वो पूरे रिंग के ऊपर जो है वो डीलोकलाइज है। तो बेंजीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। प्रेजेंट तो हैं, अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्यों नहीं है? कि वो आपस में डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं। यही बात हमने स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल में पढ़ी थी 1,3 ब्यूटाडाइन और 2 ब्यूटीन के कंपैरिजन में, कि 1,3 ब्यूटाडाइन के जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, और 2 ब्यूटीन का पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो 2 और 3 कार्बन के दरमियान लोकलाइज्ड है। तो जब भी पी ऑर्बिटल्स कनेक्टेड एटम्स के पास पैरेलल होंगे, वो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और वो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो पूरे कनेक्टेड एटम्स के ऊपर डिस्पर्स हो जाएगा।